नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना की सियासत खूब हो रही है। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, एक एक कर बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस जनगणना की सियासत को समझने से पहले हम आपको लिए चलते हैं 1995 बिहार विधानसभा चुनाव। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ था। लालू यादव से मिलने कुछ पत्रकार पहुंचे थे। उन्हीं में से एक थे हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार संजय सिंह। सभी लोगों की मुलाकात हुई। उस समय लालू यादव को यह खबर मिल रही थी कि उनसे कोयरी और कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां उनसे छिटक रही है। अंदर ही अंदर उन्हें यह भी खबर मिल रही थी कि उन जातियों के साथ सवर्ण भी लामबंद हो रहे हैं। बस क्या था, मुलाकात में पता नहीं क्या चीजें हुई। अगले ही दिन अखबार में एक रिपोर्ट छपी पॉलिटिकल गॉसिप कॉलम में, जिसमें कहा गया कि लालू यादव ने कोयरी और कुर्मी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। चुनाव के दौरान इस तरह की रिपोर्ट छपने से जाहिर तौर पर कोई भी नेता आग बबूला हो जाएगा, लेकिन फिर भी लालू यादव को इसी खूबी के लिए जाना जाता है कि वो कभी पत्रकारों के काम को टारगेट नहीं करते हैं। बावजूद ये असर जानते हुए कि ये रिपोर्ट उन्हें इस चुनाव में खामियाजा भी भुगता सकता है। इस चुनाव का नतीजा क्या हुआ ये आप जानते हैं। साल 1990 में अगड़ी और सवर्ण जातियों के खिलाफ लामबंद हुई पिछड़ी जातियां 1995 में बिखर गई थी। जहां एक तरफ यादवों का नेतृत्व अब लालू यादव के हाथों में था, वहीं कोयरी और कुर्मी सहित अन्य कुछ छोटी जातियों का नेतृत्व, खुले तौर पर नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। यहीं से ये पिछड़ी जातियों की सियासत बिखर गई और नतीजा ये हुआ कि समता पार्टी से चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार महज 7 सीटों पर ही सिमट गए। बिहार में पिछड़ी जातियों में कोयरी, कुर्मी और यादव सबसे प्रभावशाली जातियां हैं। साल 1990 में ऊंची जातियों के खिलाफ इन जातियों की बनी एकजुटता 1995 के चुनाव में बिखर गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि समता पार्टी बहुत ही कम सीटों पर सिमट गई थी। आगे साल 2000 चुनाव के लिए कथित तौर पर नीतीश कुमार ने गैर यादव वोटरों को एकजुट करना शुरू कर दिया था, लामबंद करना शुरू कर दिया था और कथित तौर पर सवर्णों का भी सहयोग उन्हें इस काम में मिला। इधर साल 2000 आते आते यादवों में भी वर्चस्व को लेकर सवाल उठने लगे थे, आवाजें उठने लगी थी। तो अब सवाल यहीं से शुरू होता है। इस सियासत का फायदा और नुकसान जो भी कहिए, नतीजा ये हुआ कि एक तरफ लालू यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, बाकी की अन्य पार्टियां हाशिए पर जाती रहीं। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कांग्रेस ने उस समय जो लालू यादव का दामन थामा, अभी तक उससे अलग नहीं हो पाई है। अब सवाल यही शुरू होती है कि जिस जाति की सियासत पर ये पार्टियां एकजुट होती रही है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं इन्हें बार बार अलग करती है, फिर भी एकजुट होते रहते हैं। फिर से एक बार अब जातीय जनगणना का मुद्दा उठा है, ये पार्टियां फिर से एकजुट हुई है। फिर से कई बार एक दूसरे के साथ आए नीतीश कुमार और लालू यादव, एक बार फिर से दोनों की विचारधारा जातीय जनगणना को लेकर मिल रही है। सुर में सुर ये दोनों मिलाए जा रहे हैं। हाल ही में बिहार के 10 दलों की 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने जातीय जनगणना की मांग प्रधानमंत्री से मिलकर की। लेकिन सवाल यही है कि आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी, या यूं कहें कि आजादी से पहले पहली बार देश में जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। हम इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से बात करेंगे, कब कब जनगणना हुई, क्या नतीजे निकले। लेकिन सवाल ये कि जातीय जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय करने की मांग करने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये क्यों नहीं कहते हैं, इस पर विचार क्यों नहीं करते हैं कि लगातार उन दोनों की पार्टियां ही, उन दोनों की कहें तो जातियां ही पिछले 31 सालों से बिहार में राज कर रही है। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर कभी दलितों का, मुस्लिमों का और अन्य पिछड़ी जातियों का चेहरा नहीं सामने आ सकता है? जरूर विचार कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।